हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला के ऊपर। दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, सबसे पहले बात ये जानिए। क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये हमको मिली थी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, पहले उस समय उसी जैसे जो नदी रहती थी, कुछ प्रमुख स्थल रहते तो उन्हीं के नाम पे वहाँ की सभ्यता का नाम रख दिया जाता था, जो हमको खुदाई में मिली। तो ये सभ्यता जो मिली थी वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ठीक है, और अगर बात करें ये भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता को, तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें कि कैसे मतलब देखते हैं क्या कैसे कैसे मिला कैसे नहीं मिला, तो इस बात के प्रागैतिहासिक काल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आद्य ऐतिहासिक काल भी बताया था, ऐतिहासिक भी बताया था। तो अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल जिसका ना तो लिखित प्रमाण है और ना ही पढ़ा जा सके, वो प्रागैतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक लिखा तो है पर पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे चित्रलिपि हो गई पुराने ज़माने के, मान लीजिए कुछ उसमें कुछ अवशेष मिले थे, वो चित्रलिपि मिली थी, उस पर लिखा कुछ तो है पर पढ़ा नहीं जा सकता, तो ऐसे को तो हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और ऐतिहासिक बात करें मतलब जिसको इतिहास भी कहते हैं, जब लिखित को पढ़ लिया जाए तो वही इतिहास है। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा कुछ भागों में बांटे हैं, उस बंटवारे के हिसाब से हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। तो अगर अब बात करें खोज की, तो चार्ल्स मैमन साहब ने इसका जो 1826 में खोज किया, और नेटिव ऑफ जर्नी इनकी एक बुक है ये, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। और काल की बात करें तो जॉन मार्शल साहब ने इस काल को 3250 से लेकर 2700 BC तक माना है। 3250 से लेकर 2700 BC तक माना है ये जॉन मार्शल साहब ने। और इसके बाद इसका जो नामकरण था यही सिंधु सभ्यता, और कुछ लोग उसको सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता ज़्यादा किताबों में प्रचलित नहीं है, सिंधु सभ्यता प्रचलित है, तो इसी को सब लोग जानते हैं। अब उद्भव की बात करें तो विदेशी मत कहते हैं कि इसका जो है उद्भव जो मतलब जो उसकी ये कहते हैं कि जिसका उत्पन्न कैसे हुआ है, इसको कुछ लोग विदेशी मत इनका ये सुमेरियन सभ्यता से उत्पन्न हुई सभ्यता है, जैसे कि मार्शल और व्हीलर साहब हैं उसमें। अगर हम बात करें इसकी विशेषता तो ये नगरीय सभ्यता, मतलब जैसे आज के समय में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ ये सब नगर हैं, उस समय की ये मतलब उस समय के जो नगर थे वो इस प्रकार से, जब समझिए कितनी एडवांस रही होगी वहाँ की सभ्यता ये। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता में कांस्य के जो मतलब ये तांबा और टीन से मिलके बनता है ना ये। तो कांस्य मतलब ब्रोंज ना, उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए इसको सभ्यता का नाम देते हैं। अब बर्टन मधु की बात करें तो जेम्स और विलियम साहब ने भी इसका जो है खोज किया था। अब डीपी अग्रवाल साहब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कार्बन 14 पद्धति से इन्होंने इसका वो किया था, और ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्बन 14 पद्धति से अध्ययन किया था। तो इन्होंने बताया कि 2300 से लेकर 1750 BC तक इसका कार्यकाल ये मानते हैं। कार्बन जो जैसे मान लीजिए पेड़ है, कोई कितना पुराना है अगर इसको जानना हो तो उस पेड़ को काटा जाता है, फिर जो जड़ में जो गोल गोल बने रहते हैं तो उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानते हैं, तो पता चल जाता है कि पेड़ कितना साल पुराना है। तो वहाँ से अब नामकरण देखिए, यहाँ पर जाके इस सभ्यता का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता यहाँ। और स्थानीय मत क्या है देखिए कि राखलदास जो साहब ये मानते हैं कि इसका जो उत्पन्न है वो द्रविड़ जाति से हुआ है, और TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप साहब ये मानते हैं कि इसका जन्म जो है वो आर्य से हुआ है, ये आर्य है। ठीक है, अब ये बात करें इसकी विशेषता की, तो ये शांति प्रिय सभ्यता थी, मतलब युद्ध से ज़्यादा यहाँ लोगों को मतलब नहीं था, व्यापार प्रधान था, मतलब बिजनेस ही सर्वश्रेष्ठ था वहाँ, सब के सब बिजनेसमैन थे उस समय में। और बात करें विस्तृत सभ्यता, इसका जो विस्तार था ये भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों तक फैला हो चुका था इस सभ्यता का, इसलिए उसको विस्तृत सभ्यता कहते हैं। लगभग इसका जो विस्तार था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। ठीक है, अब बात करें कि इसका जो है थोड़ा सा राजनीतिक आर्थिक हम लोग आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो है ये बताते हैं कि इसका जो कार्यकाल है वो 1853 से लेकर 56 के बीच मानते हैं ये, और यहाँ 2500 से लेकर 1700 BC तक इसका माना जाता है। अब देखिए जॉन मार्शल, इन्होंने जो है भारत, ये आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक मानते हैं भारत में। देखिए जॉन मार्शल साहब 1921 में आते हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था इस जो खुदाई हुई थी उसका नेतृत्व जो है इन्होंने किया था, मतलब कह सकते हैं कि ये उस समय के ठेकेदार थे।
और ये दो लोग उस समय के इनके कह सकते हैं कि उनके साथी थे जिन्होंने उनकी सहायता की थी इस सभ्यता को खोजने में। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है हड़प्पा सभ्यता की खोज या मोहनजोदड़ो की खोज। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, दयाराम साहनी जो थे, ये दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के माने जाते हैं और खोजकर्ता, और मोहनजोदड़ो के जो है ये राखलदास बनर्जी साहब माने जाते हैं कि इन्होंने इस सभ्यता की खोज की है। अब सभ्यता के 3 स्थल देखिए कितने कितने देशों में, 3 देशों में मिले हैं। अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र मिले हैं, पाकिस्तान में 500 क्षेत्र और भारत में लगभग 900 क्षेत्र मिले हैं। अब सभ्यता का विस्तार देखिए, अभी इस सभ्यता का जो विस्तार था वो महाराष्ट्र में दाइमाबाद में, जम्मू कश्मीर के मांदा में, यूपी में जो है आलमगीरपुर में इसका जो है विस्तार माना जाता है। देखिए थोड़ा मैप के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश की गई है यहाँ। अब देखिए किसमें कितने जो है वो कहाँ कहाँ सभ्यता के, जैसे यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ देखिए मांदा है, अब यहाँ पंजाब में है, फिर यहाँ देखिए सिंधु है, और सिंधु में देखिए 3 है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बलूचिस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं बलूचिस्तान है, यहाँ बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान में देखिए 3 ठो आ गए, सुदगा गेडोर है, ये सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है इस सभ्यता का। यहाँ बालाकोट है, फिर डावरकोट है, ठीक है, बलूचिस्तान। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में देखिए लोथल है, धौलावीरा है, ये हो गया। महाराष्ट्र में दाइमाबाद बता ही दिया, यूपी के आलमगीरपुर में सगौली है, बड़गांव भी है, ठीक है। अब यहाँ जो हड़प्पा है ये आज की, तो ये पाकिस्तान में माना जाता है इसको। और अफगानिस्तान में देखिए 2 क्षेत्र में सुतगोई और मुंडकोक, ठीक है, ये था। मैप के माध्यम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, यही जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को हम लोग देखेंगे। अफगानिस्तान में देखिए कि 2 प्रांत मिले हैं, इसके 2 सुदगोई और मुंडीकॉक ये रहे। और पाकिस्तान के सिंध से 3 स्थल मिले हैं। अभी ऊपर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ठीक है, ये रहे। जम्मू कश्मीर देखिए मांदा चिनाब नदी पर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल, क्योंकि ये जो सबसे ऊपर की तरफ है ना, ये सबसे ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर, तो सबसे उत्तरीय स्थल माना जाता है। अब पंजाब में देखिए, यहाँ पंजाब में लोथल है, संघोल है, ये हो गए 2। अब हरियाणा में देखें तो हरियाणा में देखिए 3 है, ठीक है, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, है ना। से इसको हम याद करने का, भगवान की कृपा से राखी बंधवाली, से भगवानपुर हो गया, ये राखीगढ़ी बनवाली हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नगरों में सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करें तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, ये सबसे बड़ा माना जाता है। अब राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा और बालाथल, ये राजस्थान में, और कालीबंगा एक खोजकर्ता लाल एवं थापर हैं, ये 2 भाई थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी मैंने आपको वहाँ ऊपर बताया आलमगीरपुर, सगौली और बड़गांव, ये वो यूपी के हैं, है ना। महाराष्ट्र में देखिए दाइमाबाद हो गया, गुजरात में लोथल और धारावीरा है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए कितना एडवांस रहे होंगे सब। सबसे व्यवस्थित नाली जो है वो लकड़ी की थी, यहाँ ऐसा मतलब उसमें सभ्यता में मिला है। और यहाँ सुदकोटा में घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, यहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो ये रहा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, अगर नगर नियोजन की बात किया जाए तो इसमें ग्रिड पद्धति द्वारा जो है ये घर थे, और मतलब ये देखिए यहाँ बीच में घर होता था और इधर आसपास सब सड़कें होती। अगर हम इधर घर से निकले तो ये वाली सड़क पकड़ के जाएंगे, अगर इधर साइड से घर से निकले तो ये वाली सड़क पकड़ के जाएंगे, ठीक है, ये था। और शहरों को 2 भागों में भी विभाजित किया गया था, जिसमें पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर में बांटा गया था। और पूर्वी नगर को निचला नगर कहते हैं, जिसमें गरीब वर्ग रहता था, और ये जो पश्चिमी नगर था कि इसको दुर्ग और ऊपरी नगर रहते थे, तो इसमें अमीर वर्ग रहता था। अब जाहिर सी बात है, जो अमीर होगा वो ऊपर होगा, जो गरीब रहेगा वो नीचे रहेगा, तो इस प्रकार से तब थे। और यहाँ पे देखिए कच्ची ईंट मिले हैं, है ना, यहाँ कच्ची ईंट में जिसकी जो है लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 थी, इस प्रकार से जो है यहाँ कच्चे ईंट मिले हैं। अगर सड़क की बात करें तो ग्रिड पद्धति द्वारा थी, वही सड़कें थी जिसको समकोण बनाती थी। अब दरवाजे की बात करें तो दरवाज़ा जो था ये अंदर की ओर खुलता था, ठीक है, ये दरवाज़ा। और कुआं देखिए, वहाँ जल निकासी के लिए उस समय जो है कुआं था, ताकि जो है फिर आदमी लोग नहाते थे तो उसको जो सब नहाने धोने का जो भी काम होता रहा होगा, तो नालियों के द्वारा वो जो है निकासा भी था उस मतलब पानी का।
अब देखिए शौचालय में उस समय मतलब सबसे जो एडवांस कह सकते हैं वो यहाँ की सभ्यता थी। उस समय हर घर में शौचालय थे। बहरहाल भारत में तो मान लीजिए लगभग अब होने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ODF से मुक्त होने वाला मतलब खुले में शौच से मुक्त होने वाला जो पहला राज्य बना है भारत का कौन सा है। आशा करते हैं कि हम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो ये अब देखिए सामूहिक भवन जैसे मान लीजिए यहाँ जो अब में बनता है वो उस समय पहले से ही बने थे। विशाल अन्नागार था, ठीक है, सामूहिक भवन था जिसमें मीटिंग वोटिंग सब होती थी। अन्नागार में सभी लोग जो है अनाज रखते थे। स्नानागार भी था जिसमें जो है सब लोग करते थे, स्नान कर सकते थे, ठीक है। अब प्रमुख स्थल देखिए और इसके खोजकर्ता और मुख्य बिंदु पर हम लोग नज़र डालेंगे, ठीक है। अब देखिए वहाँ आपने पढ़ा कि हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये मोंटगोमरी ज़िला जो है ये पाकिस्तान का। दफनाने की जो प्रथा थी वो यहीं से शुरू हुई है, दफनाने की प्रथा हड़प्पा से ही। और ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। और इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी साहब 1921 में किया था। और इसमें अगर बात करें मुख्य बिंदु की तो विशाल अन्नागार, कब्रिस्तान और श्रमिक आवास में, मतलब सोचिए उस समय मजदूरों के लिए रहने के लिए आवास बनाया जाता था। विशाल अन्नागार थे मतलब जो FCI का काम जो अब करती है उस समय का जो FCI था वो यही था, विशाल अन्नागार ही था उस समय का FCI। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान के लरखाना में पड़ता है। जलाने की जो प्रथा शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। और ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। उसका जो खोज किया था राखलदास बनर्जी साहब ने 1922 में किया था। यहाँ भी देखिए विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, एक श्रृंगी पशु मुद्राएं भी यहाँ देखिए मिली हैं। लोथल है, लोथल जो है अहमदाबाद में पड़ता है और ये भोगवा नदी के तट पर है। और रंगनाथ राव साहब 1957 में इसकी खोज किया था। तो गोंदीवाड़ा जो चावल है, अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल घोड़े की मूर्ति, ये सब यहाँ से मिले हैं। अब देखिए कालीबंगा है, हनुमानगढ़ में ये पड़ता है, घग्गर नदी के तट पे। घग्गर नदी है, घग्गर नदी के तट पर अमलानंद घोष साहब ने इसका जो है खोज किया था। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ और भूकंप के साक्ष्य में। सोचिए उस समय चूड़ियाँ बनाई जाती थी, कितना सब एडवांस रहे होंगे उस नगर उस समय में। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हरियाणा और ये भी घग्गर नदी पे है। सूरजभान है, तो इसके सूरजभान साहब ने इसका खोज किया था। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल यही मिला है। तो ताम्र उपकरण भी यही मिले हैं, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। चौंदड़ो ये भी देखिए सिंध प्रांत से पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। अर्नेस्ट मैकी और मजूमदार साहब ने इसकी खोज की। मनकी बनाने का कारखाना, ये पूछा गया है एक बार परीक्षा में, मनकी बनाने का कारखाना, महिलाओं के श्रृंगार, लिपस्टिक उपिस्टिक सब यही। मतलब सोचिए उस समय का ब्यूटी पार्लर जो था कितना सब एडवांस रहे होंगे। उस समय में भी ब्यूटी पार्लर था इनका। और ये सोचिए उस समय कितना वो चीज़ें टिकाऊ रहती थी कि वो इस सभ्यता के दौरान मिली हैं, खुदाई के दौरान मिली हैं, है ना। अब बनवाली देखिए, बनवाली है, बनवाली ये भी हरियाणा के हिसार में पड़ता, सरस्वती नदी के किनारे पे। मिट्टी के हल यहाँ से मिले हैं। और ऊपर देखिए पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा साहब ने इसकी खोज ली, ये भी सतलज नदी के किनारे है। जो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है वो यहीं से मिली है ना, और ऊपर से ही पंजाब से। यहाँ की बात है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर कृषि पे हैं, तो थोड़ा सा कृषि में हम लोग उसके परपेचुएन जो पहले यूज में हथियार आया था, पहला यूज में किया जाने उपयोग में वो कुल्हाड़ी था। तो यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रंगपुर अहमदाबाद में हम लोग देखें तो भादर नदी है, यहाँ भादर नदी है ना। SR राव साहब ने खोज की। धान की भूसी, ज्वार, चावल यहाँ से मिला है। ज्वार बाजरा जो है मिला है। सुरकोटदा देखिए गुजरात के कच्छ में पड़ता है। यहाँ से घोड़े की हड्डी और तराजू और ये सब मिले हैं। सुरकोटदा ये सरस्वती नदी के किनारे के तट पर है, ठीक है। ये रहे। अब देखिए सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अब जाहिर सी बात है इतना एडवांस सभ्यता थी तो उस पर पतन तो होना ही था कभी न कभी। तो देखेंगे वो कैसे पतन कैसे हुआ है। लगभग 1700 ईसा पूर्व मानते हैं कि इसका पतन हो गया था। मैकी एवं जॉन मार्शल साहब इसका जो कारण बताते हैं वो कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आने के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखिए चाइल्ड व्हीलर साहब कहते हैं कि विदेशी आक्रमण हो गया था, सबके सब मारे जा चुके थे, इसलिए इनका जो है पतन हो गया था। अब यहीं जो है फेयर सर्विस साहब आते हैं, वो कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया था, इधर उधर हो गया था, तो उस तरीके से जो है इनका पतन हो गया। अब इन जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन देखिए इनका कैसा था। स्रोतों के अभाव के कारण वास्तविक व्यवस्था के बारे में जो है यहाँ पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है क्या कैसा था। लेकिन संभवतः ऐसा माना जाता है कि शासन पुरोहित, व्यापारी, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था उस समय। पिंगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा
परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पिंगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी बताया। अब देखिए यहाँ आते हैं हंटर साहब। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना। मतलब यहाँ जो राजा नहीं था, यहाँ जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का जो है उस उन्हीं के द्वारा जो है शासन किया जाता था। अस्त्र शस्त्र का और महल का अभाव था, मतलब उतना एडवांस अभी तक नहीं हो पाए कि थोड़ा सा अस्त्र शस्त्र लें और महल बनवा के आराम किया जाए। देखिए सामाजिक जीवन कैसा था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार थी। यहाँ देखिए सबसे छोटी इकाई परिवार थी। सामान्यतः परिवार मातृ संतात्मक थी, मतलब माता को ही सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता था। तो इस प्रकार था। वर्ण व्यवस्था का तो प्रमाण नहीं मिला, परंतु समाज कई वर्गों में भी मतलब कह सकते हैं बटा हुआ था। जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि में बटा हुआ था। यहाँ सभ्यता के लोग बहुत शांतिप्रिय थे, मतलब ज़्यादा झगड़ा झंझट से कोई लेना देना नहीं होता था। यहाँ के लोग मतलब शांति से जीना चाहते थे, खाना चाहते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। यहाँ देखिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे यहाँ के। मतलब मीट मुर्गा भी उस समय चलता रहा होगा और दाल चावल भी खाते रहे होंगे। थोड़ा सा अपने लिए बता दे रहे हैं, मतलब उस समय भी जो रहा होगा शाकाहारी और मांसाहारी में। ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता। इससे उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, PDF के लिए जो है टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को जो है थोड़ा सा फैला दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जो इसके मतलब यहाँ देखिए इस वीडियो में मतलब जो PPT के माध्यम से सभी लगभग चैनलों में 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ाया जाता है, उसको मैंने 10 से 15 मिनट 20 मिनट में कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, और इसका जो है सभी लोग उपयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।